वेलकम गाइस। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था नेपोलियनिक सिविल कोड, ठीक है, ऑफ 1804। और हमने उससे पहले 1815 तक जो इवेंट्स थे आपके, जिसने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया टिल द अराइवल ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम, वहाँ तक हमने कर लिया था, टिल नेपोलियंस डिफीट। तो हम अब देखेंगे आगे के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि जो नेशनलिज्म की हम बात कर रहे थे अभी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें देखने को मिलता है या में देखने को मिलता है, वो किस टाइप का नेशनलिज्म था। ठीक है, कोई टाइप तो होगा उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था वो देखेंगे हम इसमें। तो हम इस पे मिलके आएंगे कि कौन सा टाइप का नेशनलिज्म था ये। उससे पहले हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन से पहले का ऑर्डर क्या था फ्रांस में या यूरोपियन रीजन्स में, और नया ऑर्डर क्या था आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो हमने ये देखा था भाई, क्लियरली हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी स्पेशली फ्रांस की और यूरोप की, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सोसाइटल डिवीजन था। ठीक है, इसके एग्जांपल, सेम एग्जांपल, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 एस्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें पहले 2 एस्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस, बर्थ राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये सब मिलता था, और थर्ड एस्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था, सर्व करना पड़ता था फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को। ठीक है, वो डिवीजन था पहले सोसाइटी में फ्रांस की या यूरोप की। इसके बाद हमने देखा था कि भाई लोगों के पास राइट्स नहीं थे, ना वो अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं या रूलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ना भाई वो अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, सोशल क्लास। ऐसा थोड़ी था कि थर्ड एस्टेट वाला सेकंड एस्टेट में चले जा रहा है या सेकंड एस्टेट वाला फर्स्ट एस्टेट में चले जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं था। तो देयर वाज लैक ऑफ राइट्स। ठीक है भाई, ना उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, ना वो टैक्स लॉस के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते थे, ना उनके पास एस्टेट जनरल में वोट था। ठीक है भाई, वहाँ भी कोई वोट नहीं था, तो कोई राइट ही नहीं था उनके पास। दे वर जस्ट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन थी बहुत सारी। ठीक है भाई, हमने एग्जांपल देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब वो ट्रैवल करते थे अपने गुड्स के साथ, बिजनेसमैन खासकर, तो उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ टैक्स या टोल पे करना पड़ता था सिर्फ क्रॉस करने के लिए दूसरे रीजन तक। ठीक है, इससे उनका लॉस ऑफ प्रॉफिट होता था, तो उनका बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं होगा। ठीक है, देयर वाज इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन। हमने देख लिया ड्यूटी और टैक्स पे करना पड़ता था। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जर्मनी में न्यूरमबर्ग और हैम्बर्ग है, तो यहाँ पे अगर आपको न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग में जाना है या हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना है, तो आपको 11 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने होते थे। हर एक चेक पॉइंट पे आपको अलग अमाउंट ऑफ टैक्स या टोल पे करना पड़ता था। ठीक है, अलग परसेंटेज का, तो उससे बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस होता था लोगों का। इसके अलावा हर एक रीजन में अपना अलग क्लॉथ का मेजर था, वेट का मेजर था, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, और बिजनेस वगैरह थ्राइव नहीं हो रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट ओपन ही नहीं होगा। ठीक है ना। सो ये पुराना ऑर्डर था जहाँ पे लोगों के पास कोई राइट नहीं थे, स्पेसिफिक राइट्स ना भाई लोगों के पास इक्वालिटी थी। सोसाइटी भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इकोनॉमिकली भी लोग डिवाइडेड थे, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ते थे काफ़ी सारे उनको। ठीक, टैक्स पे करना पड़ता था उनको अलग अलग रीजन में पास होने के लिए, फ्री मूवमेंट भी नहीं थी उनकी। ठीक है, तो ये बेसिक अर्लियर ऑर्डर था आपका। अब हम नए ऑर्डर की बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने देखा सबसे पहले इक्वालिटी, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी गई थी, और ये हमने इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है फ्रॉम चेंजेस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद करे गए थे फ्रांस के अंदर, जो हमने पहले 7 चेंजेस देखे थे। ठीक है, इसकी वजह से लोगों में इक्वालिटी आई। इक्वालिटी के साथ साथ लोगों के पास फ्रीडम आया। ठीक है, अब वो आज़ाद हुए वो चीज़ें करने के लिए। हमने सबसे पहले नेपोलियनिक कोड में देखा था कि उसमें जो लोग थे उनको मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया गया था, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। तो नाउ पीपल हु आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर मैनोर्स और फील्ड्स, वो फ्री हो गए कुछ और काम करने के लिए, और अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हैं अब। तो इसमें 2 टाइप के फ्रीडम आते हैं आपके, इकोनॉमिक फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम। पहले इंडिविजुअल फ्रीडम देखते हैं हम। इंडिविजुअल फ्रीडम में बहुत सिंपल है, जो किसी का पहले उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली किसी को सर्व करना पड़ रहा है,
विदाउट एनी वेज और विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, वो सब हट गया। समझ में आ रही है भाई बात। इकोनॉमिक फ्रीडम इस तरह से आई कि जो पहले रिस्ट्रिक्शन था उनका मूवमेंट बिटवीन वन प्लेस टू अनदर, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। समझ में आ रहा है। उसकी वजह से मूवमेंट उनका फ्री हो गया। अब नाउ दे कैन एक्सेस मार्केट्स इन वेरियस रीजन्स विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा ड्यूज और एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इसका हमें बहुत सिंपल एग्जांपल मिलता है, जैसे न्यूरेमबर्ग के अंदर या हैम्बर्ग में देखा हमने जर्मनी का एग्जांपल। तो जर्मनी के अंदर या प्रूजिया में इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए या इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था 1834 में। ठीक है, बाय लिबरल नेशनलिस्ट्स। इसका नाम था ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन वॉज कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन प्रूजिया इन 1834 या जर्मनी इन 1834, जिसका काम था टू अबॉलिश दीज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी का, इकोनॉमिक फ्रीडम का हमारा। ठीक है ना। और लास्ट में राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। ओल्ड ऑर्डर में आपके पास कोई राइट नहीं था। जो मोनार्क ने बोल दिया या जो आपके नोबल ने बोल दिया या वैसल ने बोल दिया वही आप करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। तो यहाँ पे अब राइट क्या है इसके अंदर, नेशनलिज्म के अंदर, द पीपल हैव राइट टू फॉर्म नेशन बेस्ड ऑन देयर कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी के बेस में आप लोग अपना नेशन फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, पहला चेंज तो बहुत मेजर चेंज आया। नाउ पीपल हैव राइट टू प्रॉपर्टी की राइट है उनके पास। नाउ दे हैव राइट टू चूज देयर रूलर, अपने रूलर को चूज कर सकते हैं थ्रू अडल्ट सफरेज या वोटिंग। चाहे भले ही वो स्टार्टिंग में बहुत लिमिटेड थी, कुछ स्पेसिफिक सिटीजन की कैटेगरी को ही वो अलाउड था, लेकिन स्टिल इट वॉज अलाउड बिकॉज अर्लियर इट वॉज नॉट अलाउड, चांस ही नहीं था कोई। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओल्ड ऑर्डर में और न्यू ऑर्डर में। अब हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो ओल्ड ऑर्डर है यहाँ पे सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कंजर्वेटिव है सब कुछ। तो ये ऑर्डर था आपका कंजर्वेटिज्म का, और कंजर्वेटिव ऑर्डर था काफ़ी, जहाँ पे ओल्ड सिस्टम ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, न्यू चेंजेस नहीं लाए जा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं। समझ में आ रही बात तुम्हें। और नए ऑर्डर में आप देखोगे ये बहुत रिलैक्स्ड चेंजेस हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है लोगों को फ्रीडम के थ्रू, इक्वालिटी के थ्रू, राइट्स के थ्रू। तो रिलैक्सेशन किस में होता है, लिबरल बोलते हैं इसको। ठीक है, सो न्यू ऑर्डर इज लिबरल ऑर्डर वेयर पीपल आर अलाउड टू डू थिंग्स दैट दे वांट, और उनको उसके लिए स्पेसिफिक राइट्स फ्रीडम्स दिए गए थे। और नाउ पीपल आर इक्वल, जो पहले नहीं था। तो पुराना ऑर्डर था कंजर्वेटिव ऑर्डर और नया ऑर्डर आ गया लिबरल ऑर्डर। तो ये जो नेशनलिज्म था जो हमने अभी तक पढ़ा है फ्रांस के अंदर, वो है आपका लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, दिस इज आवर टुडेज बेसिक लेक्चर। बहुत सिंपल है ये, मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया इसको, लेकिन समझाना ज़रूरी था। सो अर्लियर ऑर्डर वॉज कंजर्वेटिव ऑर्डर, न्यू ऑर्डर वॉज लिबरल ऑर्डर। क्लियर है भाई बात ये। थैंक यू गाइस, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।